कभी सोचा है कि शहर के बीचों बीच जलती वो लाल बत्तियां सिर्फ रोशनी नहीं, एक चीख भी है। जहां जिस्म की मंडी लगती है वहां इंसानियत की कीमत लगती है। लेकिन जब वर्दी इंसान बन जाए तो वहां क्रांति जन्म लेती है। ये कहानी है एक ऐसे पुलिस वाले की जो बिकने नहीं बदलने आया था, और एक ऐसी लड़की की जिसने खामोशी में भी सच कहा। ये है रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड। रांची शहर के बीचों बीच बसा था एक ऐसा इलाका जिसे लोग नाम से नहीं, काम से पहचानते थे। लाल बत्ती एरिया। बाहर से गुजरने वाले इसकी तरफ नजर भी न डालते, लेकिन रात होते ही यहाँ की गलियां जगमगाने लगती थीं। हंसी तो यहाँ सुनाई देती थी, मगर उसमें दर्द छुपा होता था। विक्रांत सिंह, झारखंड पुलिस का तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर, को हाल ही में यहीं ट्रांसफर किया गया था। ईमानदारी उसका हथियार थी और सेवा उसका धर्म। जैसे ही उसने अपने ट्रांसफर ऑर्डर को देखा, उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन डर नहीं। लाल बत्ती उसने फाइल को पलटा। यहां तो कोई ठीक से टिकता भी नहीं है। 4 दिन में या तो बिक जाता है या भाग जाता है। एसपी ऑफिसर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। विक्रांत, हमें किसी ऐसे की जरूरत थी जो वहां सिस्टम को समझे, न बदलने का दावा करे। समझे? विक्रांत बस मुस्कुराया। सर, मैं ना तो बिकूंगा ना ही भागूंगा, बस कोशिश करूंगा कि इंसानियत जिंदा रहे। विक्रांत ने पुलिस चौकी में कदम रखा, जो इलाके के एक कोने में ढांचे की तरह खड़ी थी। वहां पहले से मौजूद कांस्टेबल रमेश ने उसे सलाम किया। सर, स्वागत है, लेकिन आपको बता दूं, यहाँ के लोग पुलिस से ज्यादा दलालों से डरते हैं। विक्रांत ने चारों तरफ देखा। झुग्गियों की गलियों से गुजरती हुई लड़कियां, जिनकी उम्र किताबों के पन्ने पलटने की थी, वे सज धज कर ग्राहकों का इंतजार कर रही थीं। एक लड़की को देखकर वह रुक गया। सिम्मी, उसकी आंखों में मासूमियत थी, जो इस माहौल में एक अजनबी सी लगती थी। उम्र कितनी है इसकी? विक्रांत ने पूछा। रमेश झिझका। सर, यही कोई 15 साल की होगी, लेकिन शब्बो बीबी के पास है, कोई कुछ नहीं कर सकता। शब्बो बीबी कौन? रिपाई। विक्रांत ने पुलिस चौकी में कदम रखा, जो इलाके के एक कोने में किसी टूटे हुए ढांचे की तरह खड़ी थी। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध, नाक में घुसी बीड़ी, शराब और पसीने की मिली जुली बू। जय हिंद साहब। एक हवलदार कुर्सी से हड़बड़ाकर उठा। नाम? साहब, हवलदार रमेश पांडे, यहीं का पुराना स्टाफ हूं। विक्रांत ने चौकी का मुआयना शुरू किया। फाइलें धूल में लिपटी पड़ी थीं, दीवारों पर पोस्टर फटे हुए थे और कुर्सियों की हालत देखकर लगता था कि उन्हें भी अब रिटायर कर देना चाहिए। पांडे, ये तय कीजिए, ये चौकी है या शराब का अड्डा? पांडे हंस पड़ा। साहब, ये रेड लाइट एरिया है। यहाँ कायदे कानून की नहीं, कमाई की चलती है। विक्रांत की आंखें सिकुड़ गईं। अब से यहाँ कानून चलेगा और इंसानियत, कमाई नहीं। शाम होते ही विक्रांत इलाके की गलियों में निकल पड़ा। लोगों की नजरें उस पर ऐसे टिकीं जैसे किसी अजूबे को देख रही हों। लड़कियां दरवाजों में पर बैठी थीं, रंग बिरंगे कपड़ों में सजी हुईं, लेकिन आंखों में थकान थी, जैसे कोई जिंदगी के हर रंग से ऊब चुका हो। तभी एक शोर सुनाई दिया। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। विक्रांत दौड़ पड़ा। गली के कोने पर 2 गुंडे एक लड़की को खींच रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? सिम्मी। लड़की कांप रही थी। विक्रांत ने एक झटके में दोनों गुंडों को गिरा दिया। ये इलाका तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, उसने चीखते हुए कहा। लड़की उसकी वर्दी को देख रही थी, जैसे पहली बार किसी पुलिस वाले को उस इलाके में इंसाफ के लिए आया हुआ देख रही हो। रात को चौकी में बैठा विक्रांत सोच रहा था, ये इलाका सिर्फ जिस्म का बाजार नहीं, यहाँ उम्मीदें भी बिकती हैं। अगर मैं आंखें बंद कर लूं
तो भी जमीर जागता रहेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पांडे खड़ा था, पीछे एक औरत, उम्र करीब 30 साल, तेज नजरें और चेहरे पर आत्मविश्वास। साहब, ये है रूपाली, इस इलाके की सबसे समझदार औरत, आपकी मदद कर सकती है। रूपाली ने मुस्कुराकर कहा। साहब, ये इलाका समझने के लिए वर्दी नहीं, नजर चाहिए। मैं आपकी आंखें बन सकती हूं अगर आप वाकई कुछ बदलना चाहते हैं। विक्रांत ने कहा। मदद चाहिए, लेकिन अपने शर्तों पर। कोई सौदा नहीं करूंगा। रूपाली ने सिर हिलाया। फिर तो आप अकेले नहीं हैं साहब। सुबह होते ही विक्रांत अपनी चौकी से निकलकर सीधे गली नंबर 6 की ओर बढ़ा। ये वही गली थी जिसके बारे में पांडे ने कहा था, यहां पुलिस भी बिना इजाजत नहीं जाती साहब। लेकिन विक्रांत की नजर में डर की कोई जगह नहीं थी। गली संकरी थी, चारों तरफ दीवारों पर अश्लील पोस्टर चिपके थे। खिड़कियों से झांकती आंखें और सड़क किनारे खड़ी लड़कियां, हर चेहरा कुछ कहता था, लेकिन कोई बोलता नहीं था। रूपाली साथ थी। साहब, आपको एक जगह दिखाना चाहती हूं। वो एक पुराने मकान की ओर इशारा करती है। बाहर से टूटा फूटा, लेकिन अंदर झांकते ही विक्रांत चौंक गया। अंदर एक अंधेरी कोठरी थी और उसमें 3 नाबालिग लड़कियां बंद थीं। उनकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और शरीर पर चोट के निशान। विक्रांत गुस्से से कांप गया। ये कौन है? यहां क्यों बंद हैं? रूपाली ने धीमी आवाज में कहा। इनको बाहर मत निकालिए साहब। निकालेंगे तो या तो बिकेंगी या मार दी जाएंगी। ये शब्बो बीबी के आदमी लाते हैं। बाल मजदूरी, देह व्यापार, सब चलता है यहां। विक्रांत का जमीर हिल गया था। ये थाना है या नरक? वह खुद से पूछ रहा था। चौकी लौटते ही एक आदमी आया, हाथ मिठाई का डिब्बा और लिफाफा। साहब, शब्बो बीबी ने भेजा है। कहती हैं कि आप नए हैं, अपनापन जरूरी है। विक्रांत ने मिठाई का डिब्बा जमीन पर दे मारा। कह देना शब्बो बीबी से मैं बिकने नहीं आया। ये वर्दी किराए पर नहीं है। पांडे एक कोने में खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ था और थोड़ी शर्म भी। साहब, मैं तो बस नौकरी बचा रहा था। विक्रांत ने उसकी ओर देखा। अब ये चौकी नौकरी की नहीं, इंसाफ की जगह बनेगी। रात को विक्रांत रूपाली के साथ एक पुराने एनजीओ कार्यकर्ता रघु से मिलने गया। रघु ने एक फाइल विक्रांत के सामने रखी। साहब, पिछले 3 साल में इस इलाके से करीब 40 लड़कियां गायब हुई हैं। पुलिस रिकॉर्ड में कुछ नहीं, चौकी में फाइल तक नहीं, और इस सब में पांडे और कुछ और अफसरों के नाम भी हैं। विक्रांत की आंखों में आग थी। इस बार किसी का बचना मुश्किल होगा, चाहे वो शब्बो हो या वर्दी पहनकर गुनाह करने वाला। रात के 2 बजे थे। विक्रांत फिर उसी गली में था, सिविल ड्रेस में। उसने देखा 2 आदमी एक नई लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए उसी कोठरी की ओर ले जा रहे थे जहां पहले 3 लड़कियां थीं। अगले ही पल छाया से आवाज आई, रुको। लड़की को छुड़ाकर विक्रांत ने एक गुंडे की गर्दन पकड़ ली। अब खेल खत्म हुआ। सिम्मी, वही लड़की जिसे विक्रांत ने पहली बार दिन में 2 गुंडों से बचाया था। उम्र कोई 16-17 साल, आंखों में डर और होंठों पर सन्नाटा। वो अब चौकी में थी, लेकिन बोलने को तैयार नहीं थी। विक्रांत ने उसे खाना दिया, कंबल दिया, लेकिन सिम्मी की आंखें सिर्फ एक कोना देखती थीं, दीवार का वो हिस्सा जहां दीवार नहीं, डर चिपका हुआ था। रूपाली धीरे से पास आई। साहब, ये लड़की बहुत बुरी हालत से गुजरी है। शायद बोलने में वक्त लगे, लेकिन एक बात कहूं? हाँ, अगर आपने इसे नहीं बचाया होता तो आज रात इसकी बोली लग चुकी होती। विक्रांत की मुट्ठियां भींच गईं। रात को चौकी में हल्की नींद का माहौल था। तभी अचानक सिम्मी की जोरदार चीख गूंजी।
नहीं, मुझे वहां मत ले जाओ। नहीं। वो बुरी तरह कांप रही थी, पसीने से तरबतर। विक्रांत और रूपाली दौड़े। सिम्मी, क्या हुआ? लड़की की आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। वो सिर्फ चिल्ला रही थी, वो मुझे बेच देगा। उसने वादा किया था कि स्कूल भेजेगा, लेकिन उसने उसने रूपाली ने सिम्मी को गले से लगाया। सिम्मी, तुम सुरक्षित हो। देखो, अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। सिम्मी विक्रांत की ओर देख रही थी। शायद पहली बार किसी पुलिस वाले को देखकर उसमें डर नहीं, भरोसा जगा था। अगली सुबह सिम्मी ने धीमे स्वर में एक नाम लिया। तिवारी। मुझे वो लाया था। कहता था मेरी पढ़ाई करवाएगा। मां को पैसे दिए। फिर एक रात मुझे बेच दिया। विक्रांत ने पांडे से पूछा, इस नाम का कोई केस दर्ज है? पांडे कुछ पल चुप रहा। तिवारी, ये वही आदमी है जो शब्बों के लिए लड़कियां लाता है। दलाल है, लेकिन ऊपर तक पहुंच है। अब देखता हूं उसकी पहुंच कितनी है, विक्रांत बोला। अगले दिन ऑपरेशन चलाया गया। रूपाली की मदद से तिवारी को एक होटल में पकड़ा गया, जहां वो 2 और नाबालिग लड़कियां ला रहा था। तिवारी चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं नेताओं से मिलता हूं, मेरी पहुंच है। विक्रांत ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चालू की। किस किस से मिलते हो, सब बताएगा, अब तेरा खेल खत्म। सिम्मी ने अब बोलना शुरू किया था। उसने कहा, क्या मैं स्कूल जा सकती हूं साहब? विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें सिर्फ स्कूल नहीं, पूरा आसमान मिलेगा। शब्बो बीबी, ये नाम था डर का, दबदबे का और दलदल का। रेड लाइट एरिया की हर गली में उसका सिक्का चलता था। पुलिस, नेता, दलाल, डॉक्टर, सब उसके इशारों पर चलते थे। कोई उसे मैडम कहता, कोई बीबी, लेकिन असल में वो इस काले साम्राज्य की रानी थी। विक्रांत को अब पता था कि असली जड़ वही है। तिवारी, गुंडे, दलाल, सब शब्बों के मोहरे थे। चौकी में बैठा विक्रांत कुछ पुराने केस फाइल खंगाल रहा था। एक फाइल पर धूल इतनी जमी थी जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा दिया हो। फाइल खोली, अनामिका केस बंद, सबूतों की कमी के चलते। तारीख 2 साल पहले। लड़की 14 साल की, मृत पाई गई गली नंबर 4 में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब, एफआईआर दर्ज नहीं। रूपाली पास खड़ी थी। उसने फाइल देखते ही कहा, अनामिका मेरी छोटी बहन थी। वो चुप हो गई। आंसू उसके गालों पर खामोशी से बहने लगे। किसने किया था ये? विक्रांत की आवाज में उबाल था। शब्बों के लोगों ने। वो बचना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, और वो कहती थी कि वो एक नेता का नाम जानती है जो यहां आता है। उसी रात उसकी लाश मिली। विक्रांत ने ठान लिया, अब शब्बों से सीधे टकराना होगा। वो सिविल ड्रेस में रूपाली और रघु के साथ शब्बों के कोठे पर गया। दरवाजा खुला। शब्बो बीबी ताश खेल रही थी। बड़ी बिंदी, भारी गहने और होठों पर सिगरेट। अरे वाह, आज तो बड़े खास मेहमान आए हैं। पुलिस वाले साहब भी और हमारी क्रांतिकारी रूपाली भी, विक्रांत ने कहा। शब्बो, मुझे तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत मिल गए हैं। बच्चों की तस्करी, जबरन धंधे में धकेलना, मर्डर। अब तू कानून से नहीं बच सकती। शब्बो मुस्कुराई। कानून? साहब, कानून तो मेरी जेब में है। ऊपर से लेकर नीचे तक सबके हिस्से में कुछ न कुछ जाता है। तू अकेला क्या कर लेगा? विक्रांत की आंखों में आग थी, लेकिन चेहरा शांत। देख लेना, यही अकेलापन तुझे गिराने आएगा। शब्बों को पकड़ा नहीं जा सकता था बिना ठोस सबूत के, लेकिन रूपाली जानती थी शब्बों के पुराने आदमी मुन्ना को कभी उसने सब कुछ कहते सुना था।
वो अब शराबी हो चुका था, एक झोपड़ी में छुपा रहता था। विक्रांत और रूपाली वहां पहुंचे। मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता, मुन्ना कांपने लगा। विक्रांत ने कहा, अगर तूने गवाही दी तो तुझे सुरक्षा दूंगा और इंसाफ मिलेगा उस अनामिका को जिसकी मौत तुझसे छुपी नहीं। मुन्ना ने सिर झुका लिया। मैं बोलूंगा, बस मुझे बचा लो, वो शब्बो मुझे मार देगी। मुन्ना की गवाही मिल गई थी। शब्बो को घेरने की तैयारी शुरू थी, लेकिन सिस्टम अब धीरे धीरे हरकत में आ रहा था। फोन आने लगे, आदेश भी और धमकियां भी। एसपी साहब का फोन आया। विक्रांत, बहुत बड़ा पंगा मत ले लेना, जो चल रहा है चलने दो। विक्रांत ने कहा, सर, ये रेड लाइट नहीं, रेड अलर्ट है। अब रेड लाइट की गलियां आज भी जलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक विक्रांत आज भी लड़ रहा है, हर शब्बो बीबी के खिलाफ, हर अनामिका के लिए। कभी कभी एक आदमी पूरा सिस्टम हिला सकता है, बस उसे झुकना नहीं चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें और इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा साथ दें और ऐसी कहानियों से जुड़े रहें। इंसान बिकते हैं वहां जहां सिस्टम सोता है, लेकिन उम्मीद तब जागती है जब एक पुलिस वाला भगवान बन जाता है।